हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो C3 साइकिल इन फोटोसिंथेसिस है। C3 साइकिल पढ़ने से पहले अपन थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो लाइट के प्रेजेंस में होना नेसेसरी होती है। लाइट रिएक्शन में जो साइक्लिक फोस्फोराइजेशन होती थी, जिसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होता था, वो थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होती थी। लेकिन जो नॉन साइक्लिक फोस्फोराइजेशन होती थी वो स्टोमा लैमिने में होती थी, जिसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता था, फोटो सिस्टम 2 अब्सेंट होता था। इसमें नॉन साइक्लिक फोस्फोराइजेशन में NADP प्लस रिडक्टेस एंजाइम भी अब्सेंट हुआ करता था। लाइट रिएक्शन के जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो ATP, NADPH, ऑक्सीजन, ये तीनों साइक्लिक फोस्फोराइजेशन के बाय प्रोडक्ट होते हैं। अब बच्चों के अंदर बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि डार्क रिएक्शन यानी कि एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डार्क रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकती है, लाइट के एब्सेंस में भी हो सकती है। जैसा कि अब मेल्विन कैल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने को ये तो पता था कि प्लांट के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उन्होंने मन में एक चूल कटी। उन्होंने ये सोचा कि प्लांट के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो कैल्विन ने क्या करा कि एक एल्गल प्लांट लिया यूजिंग अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन 14। उन्होंने ये चीज़ देखा कि बहुत सारे प्लांट के अंदर, सारे प्लांट नहीं बोल सकते अपन, बहुत सारे प्लांट के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो हो रहा था वो 3 PGA बन रहा था। 3 यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड का PGA मॉलिक्यूल यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन ये सारे प्लांट के अंदर नहीं हो रहा था। कुछ कुछ प्लांट के अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो रहा था, जिसको अपन C4 प्लांट के नाम से जानते हैं। तो कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं वो C3 होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो प्लांट होते हैं वो C4 भी होते हैं। अब मेल्विन कैल्विन ने ये साइकिल ये देखी गई। केल्विन साइकिल को अपन C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब बच्चों के अंदर एक और मिसकंसेप्शन होता है कि केल्विन साइकिल सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट के अंदर ही कंटिन्यू होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। केल्विन साइकिल C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, केल्विन साइकिल दोनों प्लांट के अंदर होती है, चाहे C3 हो चाहे C4 हो। तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है। तो अब अपन C3 साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। C3 साइकिल 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसलिए अपन इसको C3 साइकिल बोलते हैं। यानी कि C3 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है कोई कोई प्लांट में, इसलिए अपन ने इसको C3 साइकिल का नाम दिया गया है। C3 साइकिल में एक एंजाइम होता है, दैट इज़ रूबिस्को, जो कि अपन जानते हैं कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर होता है, जो कि 5 कार्बन का मिलकर बनता है। अब अपन C3 साइकिल की प्रोसेस कैसे क्या होती है उसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। C3 साइकिल में क्या होता है कि 5 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, दैट इज़ RUBP, राइबोलोज बायफॉस्फेट। 5 कार्बन कंपाउंड का होता है। अब यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ होता है, दैट इज़ द रूबिस्को। रूबिस्को एक एंजाइम जो होता है, जो कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द यूनिवर्स होता है। तो अब अपन C3 साइकिल की रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि अपन ने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे होती है। बस यहाँ पे क्या होती है, रेस्पिरेशन की रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जिसमें पायरुवेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर 5 कार्बन कंपाउंड का एक RUBP होता है, जिसमें कैटलिस्ट यूज होता है रूबिस्को। प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस 5 कार्बन के RUBP के साथ कंबाइन होकर 6 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म करती है। वो 6 कार्बन का कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन के कंपाउंड में फॉर्म हो जाता है, जिसको अपन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का होता है, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन का कंपाउंड बना था। इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। अब जैसा कि अपन ने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था, वहाँ पे ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन करा, बस यहाँ से वो ही पायरुवेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। PGA से PGAL का फॉर्मेशन करेंगे, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब अपन ने देखा है यहाँ पे कैटलिस्ट जो है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ हो गया है, यानी कि 5 कार्बन का जो कैटलिस्ट था वो 6 कार्बन में बन गया, यानी कि यूज़ हो गया। तो अब इन रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो अपना कैटलिस्ट यूज़ हो गया है, लेकिन अपन को मालूम होना चाहिए कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में यूज़ नहीं होता है, वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो अपन को यहाँ पे कैटलिस्ट को वापस से रीजनरेट करना पड़ेगा, लेकिन इस रीजनरेशन के अंदर अपनी एक ATP का यूज़ हो जाता है। अब वो ATP यूज़ करके वो 5 कार्बन का वापस से एंजाइम का फॉर्मेशन कर देता है। अब ग्लूकोज क्या करता है, 6 कार्बन का होता है,
तो वो क्या करता है, एक एटीपी का यूज़ करता है और वापस से उस एंजाइम का फॉर्मेशन कर देता है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड का होता है विद द रिलीज ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अपन ने ये पढ़ा था कि डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। तो अब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये प्रोसेस चलती है 6 बार। ये प्रोसेस चलती है 6 बार और ये प्रोसेस 6 बार कंटिन्यू होकर यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिल के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, जो कि ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन का होता है। तो ये प्रोसेस चलती है कंटिन्यू 6 बार। अब ये 6 बार सेम प्रोसेस होके 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जिससे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनेगा, जो कि अभी अपन ने देखा। अब क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में, वो 2 एटीपी और 2 एनएडीपीज का फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुई, प्रोसेस 6 बार हुई, तो यहाँ पे 12 एटीपी और 12 एनएडीपीज का फॉर्मेशन हुआ, जो कि कार्बोक्सिलेशन, जो कि प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन के अंदर कंटिन्यू हुआ। लेकिन इसमें क्या हुई, एक रीजनरेशन की प्रोसेस एक वो रेड हो गई फोटोसिंथेसिस के अंदर, जो कि अपन ने रेस्पिरेशन के अंदर नहीं देखी थी। लेकिन यहाँ अब रीजनरेशन के अंदर क्या होता है कि एक एटीपी का फॉर्मेशन एक और होता है, यानी कि एक एटीपी का यूज़ होता है। अब रीजनरेशन के अंदर एक एटीपी का यूज़ हो रहा है, यानी कि ये प्रोसेस 6 बार चलेगी, तो 6 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब रीजनरेशन के अंदर 6 एटीपी का यूज़ होता है। अब रीजनरेशन के अंदर एक एटीपी का यूज़ होता है, लेकिन ये प्रोसेस 6 बार कंटिन्यू हो रही है, तो ये यहाँ पे 6 एटीपी का यूज़ होगा, जो कि रीजनरेशन की प्रोसेस कहलाती है। लेकिन अब अपन देखें तो टोटल फोटोसिंथेसिस में C3 साइकिल के अंदर कितनी एटीपी और एनएडीपीएच का यूज़ हुआ। तो अब अपन देखें 12 और 6 16, यानी कि 18 एटीपी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है और 12 एनएडीपीएच का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे प्रोसेस हो रही है रिडक्शन और यहाँ पे हो रही है कार्बोक्सिलेशन, तो अपन ने C3 साइकिल को क्या बोल दिया, रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको C3 साइकिल भी समझ में आ गई होगी। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन।